हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों प्रीमिक्स आज इकोनॉमी का डे है, तो इकोनॉमी का ही रहेगा थर्सडे। एंड दोस्तों 5 सवाल डिस्कस करते हैं आज इकोनॉमी के। 28 जनवरी है आज एंड प्रीलिम्स और नज़दीक आता जा रहा है। तो चलिए सबसे पहला सवाल दोस्तों, दिस इज अबाउट अ स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, PLI स्कीम कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हमने इसको डिस्कस किया हुआ है प्री क्योर में। अगर डिस्कस किया हुआ है और आपने वीडियो देखा हुआ है तो इट्स टाइम आप इसको रिकॉल कीजिए कि PLI स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी यहाँ पे बातें करेक्ट हैं। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट जरूर देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए कि ये ओके यहाँ पर आप बताइए, जैसे जो PLI स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जो कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एम करती है। उसके बाद जो ये स्कीम है इनिशियली ये इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसके लिए लाई गई थी। एंड देन अभी लेटर इसको रोल आउट कर दिया गया है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मेडिकल डिवाइसेस के लिए। कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट? ठीक है, अगर आपने PLI स्कीम पहले अगर आपने पढ़ी है, उसके बाद अपडेट्स जो इसकी आती जा रही हैं, अपडेट्स को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए 2 नंबर आपके, वरना अदरवाइज इट कैन बी अ वेरी टफ क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स वाले सवाल पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर कि 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। इंपोर्ट के लिए कभी नहीं लाई गई थी ये स्कीम। इट वॉज मेनली जो एम्ड एट कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कि किस तरह से हम अपने घर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, जो बहुत सारी चीज़ें अभी हमें चाइना ताइवान से मंगवानी पड़ती हैं, वो ना करनी पड़े। तो इसलिए इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कभी भी ये स्कीम नहीं थी। तो 1 और 3 करेक्ट हैं। रिसेंटली सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू कीजिए जो क्रिटिकल बल्क ड्रग्स हैं, APIs, ठीक है, जो एक्टिवेटेड जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो उनके लिए जिनको हम जो प्राइमरी सॉल्ट होते हैं जो हमारे जो दवाइयों में, जिस पर दवाई पूरी आगे बेस्ड रहती है, वो हमें बहुत सारी हमारी डिपेंडेंसी है चाइना पर, उसको कम करने के लिए सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है कि अगर आप प्रोडक्शन करेंगे एंड कुछ टारगेट्स अचीव करेंगे तो उससे लिंक्ड इंसेंटिव रहता है कि आपको सरकार की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, एक तरह से सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो ये जो PLI स्कीम ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोशन के लिए शुरू की गई थी। पुरानी स्कीम है, इसको रिवैम्प किया गया। एंड देन उसके बाद अभी इसमें अगर हम देखें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है ये। एंड देन सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उसमें अभी जो आगे ऐड कर दी गई हैं बहुत सारी, और फार्मा से जुड़ी हुई चीज़ें भी ऐड हो गई हैं। ओके देन दोस्तों सुबह हमने डिस्कस किया था कैपिटल फॉर्मेशन। रिमेंबर हमने सुबह 2 मिनट में कैपिटल फॉर्मेशन का वीडियो किया था। तो मैंने आपको उसमें टास्क दिया था, वो था कि आपको यू आर सपोज टू नो मोर अबाउट इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए, सरल सही सवाल हो जाएगा अगर आपने उसमें मेहनत करी, पढ़ाई करी, ऐसे सवाल आपको आराम से क्रैक हो जाएगा। तो बताइए उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कि अगर हायर द CR, ठीक है, ICOR, तो हायर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। कौन सी स्टेटमेंट सही है? हायर ICOR लोअर प्रोडक्टिविटी, लोअर ICOR लोअर द प्रोडक्टिविटी, या नाइदर ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है करेक्ट है अगर आपने ICOR के बारे में अगर पढ़ाई करी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर इज हायर द ICOR लोअर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपिटल की बात हो रही है। इंक्रीमेंटल कैपिटल मतलब कि आपको और कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, आउटपुट आपको निकालनी है अगर 1 यूनिट। ठीक है, तो लेट्स से अगर मुझे 1% GDP को रेज करना है तो मुझे कितना % और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, 2% करनी पड़ेगी तो मेरे ICOR 2 हो जाती है। ठीक है, अगर मुझे 5% इंक्रीज करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट तो 1% बढ़ाने के लिए, तो मेरी ICOR 5 हो जाती है। तो दैट मीन्स मुझे जितना मुझे चाहता हूं कि मेरा एफिशिएंटली काम चले, कि मैं कम से कम वहां पे इनपुट डालूं और मैक्सिमम आउटपुट आए, तो मुझे ICOR लोअर चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर मुझे प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंप्रूव करनी है तो ICOR लो होना चाहिए, या वाइस वर्सा। अगर ICOR हाई है, ICOR अगर मेरा बहुत हाई है, दैट मीन्स मेरी कैपिटल बहुत अनप्रोडक्टिव है, कुछ फायदा निकल के नहीं आ रहा। 10-10 8-8 यूनिट डालनी पड़ रही है, तब 1 यूनिट आउटपुट निकल के आ रही है इंक्रीमेंटल। तो इसीलिए यहाँ पर ICOR हायर का मतलब मेरी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी लो हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने डिस्कस की, सुबह भी बात की थी, मैंने आपको बताया था। ओके देन दोस्तों यहाँ पर एक कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टैंडर्ड UPSC फॉर्मेट में सवाल रहता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है, देन आपको आइडेंटिफाई करना होता है किस चीज़ की बात हो रही है। तो आपको भी यहाँ पे एक वर्किंग बॉडी आइडेंटिफाई करनी है। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है
1989 में बनाई गई थी, इनिशिएटिव था G7 का। बहुत यहाँ पे आपकी जो इजीली अगर आप एक ही स्टेटमेंट देखकर गेस कर सकते हैं क्या होगा, देन ये OECD हेडक्वार्टर्स पेरिस में ही इसका सेक्रेटेरिएट है। ओके, और चलिए अब तो बिल्कुल ही गिव अवे है यहाँ पर, मनी लॉन्ड्रिंग को इनिशियली इसने एग्जामिन करना था, लेटली जो इसमें जो फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी लेटली ऐड हो गया था। तो ये आपको चलिए पहले ही स्टेटमेंट के बाद ये और एक्स्ट्रा मिल गई। तो बताइए कौन सी बॉडी की बात हो रही है, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? दोस्तों ये बात हो रही है FATF की। रिसेंटली न्यूज़ में है, हमने बहुत बार इसको फॉलो किया है। अभी यूपीएससी ने लेटली सवाल नहीं पूछा, लेकिन बहुत ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस में रहता है कि जैसे पाकिस्तान की बात हो रही थी वो ग्रे लिस्ट में है, तो ग्रे लिस्ट से निकालकर पाकिस्तान को अभी ब्लैक लिस्ट करने की बात हो गई है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा आने वाले महीनों में, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करता जा रहा है, उनकी फाइनेंसिंग हो रही है एंड उस फाइनेंसिंग को नहीं रोका जा रहा। ठीक है, बहुत बार वार्निंग दी गई, इवन चाइना ने भी इंटरवीन किया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ना किया जाए। ब्लैक लिस्टिंग होने के बाद चाइना के जो पाकिस्तान के बहुत से जो इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं उनको सीज करने की बात हो जाएगी एंड जो वर्ल्ड ट्रेड में भी उनका इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि G7 के साथ ये FATF बहुत कोऑर्डिनेशन में काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर जो आगे एक्शन प्लान था पाकिस्तान का, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात भी हो जाती है, इवन कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो FATF से जैसे जुड़ी हुई और भी बहुत सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका भी एक आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कि जो सिमिलर बॉडीज़ हैं। ओके, चलिए दोस्तों, एक सरल सा सिंपल सा सवाल है, लेकिन दिखता सिंपल, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है। जो रेरा बनाया गया था, जो दैट वाज रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके तहत अथॉरिटी बनाई गई थी रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाली, तो वो इनैक्ट किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रेरा इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट। तो ये कौन सी हमारी लिस्ट के हिसाब से कौन सी लिस्ट का ये प्रोविजन है रेरा जिस पर काम किया था? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, ये हमें पता लग गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब पे लॉ बना सकती है, यूनियन पे बनाया था या स्टेट या कॉन्करेंट, कौन सी लिस्ट में आता है रियल एस्टेट की मैनेजमेंट? तो बताइए मुझे दोस्तों, एंड द राइट आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली जो हमारे फार्म बिल्स को लेके जो दिक्कत चल रही है, फार्म अगर वाइज देखा जाए एग्रीकल्चर, बहुत सी प्रोविजंस ऐसे हैं जो आइडियली या तो स्टेट जो हमारे लिस्ट में रहते हैं या फिर रहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, जैसे जो कुछ अगर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रेड है तो कॉन्करेंट का पार्ट होती है, लेकिन अभी फार्म बिल पर सेंटर ने ही ओवर आर्चिंग लॉज बना दिए थे, तो अभी जिसको लेके प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी होता है बहुत बार कि कौन सी लिस्ट का ये सब्जेक्ट था एंड अकॉर्डिंगली तो उस पर किसने क्यों लॉ बनाया। तो रेरा के बारे में भी और जान सकते हैं, क्योंकि पूरा जो रियल एस्टेट की जितनी भी हमारी ये जो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, ये काफ़ी डिसऑर्गेनाइज थी, अनऑर्गेनाइज थी, तो इसको ऑर्गेनाइज करने की बात भी की गई है, ताकि अगर जो बहुत से जो कस्टमर्स हैं अपने जीवन भर की पूंजी लगाते हैं वो कितने सिक्योर रहें, उनके पैसा अगर कोई लेट्स से डेवलपर ने डेवलप नहीं किया तो कुछ कोई जो एपेलेट अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर बोला गया था कि एरिया 1000 स्क्वायर फुट मिलेगा तो 1000 मिला कि 800 मिला, अच्छा 800 मिला तो कहाँ पर केस कर सकते हैं आप। तो इसलिए रियल एस्टेट को रेगुलेट और डेवलप करने के लिए रेरा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो फंड्स जो आ रहे हैं वो कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, कितना वहाँ पर जो और बहुत सारा जो पैसा रहता है वो एस्क्रो अकाउंट में आता है। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट क्या रहता है? जो ऐसा अकाउंट जो कि डायरेक्टली रियल एस्टेट डेवलपर के अकाउंट पैसा नहीं आता, वहाँ से वो फंडिंग कर सकता है प्रोजेक्ट की, एंड जो लोगों ने पैसा जमा कराया वो जो प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है उसी प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे लगाया जाता है और जगह पे डाइवर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए ऐसे बहुत सी प्रोविजंस रखी गई ताकि कस्टमर्स को थोड़ा चूना लगना खत्म हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, हमें जानना भी जरूरी। ओके दोस्तों, रिसेंटली एक और न्यूज़ थी, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ऐसी काउंसिल्स ये तो यूपीएससी ने सिमिलर सा एक क्वेश्चन इस बार प्री में पूछा था, तो इसके लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बताइए। ठीक है, ओके, काउंसिल के जो चेयरपर्सन रहेंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, ये बात सही है गलत? देन जो इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जिनकी कुछ जो नॉमिनेशन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिनकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे फाउंडर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, कोई जो वेटरन्स हैं जो इस फील्ड में पुराने हैं स्टार्टअप वगैरह या पूरे सर्कल में, एंड देन
इवन कि ऐसे लोग जो कि केपेबल हैं, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, मतलब ऐसी जो संस्थाएं जो इनिशियल स्टार्टअप्स को जो एक्सेलरेट करने में मदद करती हैं, जो स्टार्टअप्स को जो एक्सपैंड करने में मदद करती हैं, उनमें से कोई वेटरन्स को यहाँ पर लाया जाएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। एंड देन जो टर्म रहेगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, वो कितनी होगी, 4 साल के लिए। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स, प्लीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर दोस्तों, ये है इनकरेक्ट कौन सी है। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर है प्रधानमंत्री, इसके चेयरमैन जो चेयरपर्सन नहीं होंगे, तो 1 तो होना ही चाहिए हमारे आंसर में, या तो आंसर है इसका ए या तो आंसर है सी। ठीक है, ऐसे हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो टाइम पीरियड है दैट इज नॉट 4 years, दैट इज 2 years। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर सी हो जाता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली जो बाईजूस, स्नैपडील, ओला, इनके फाउंडर्स हैं, इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, बाकी लोग भी हैं वहां पर, लेकिन इनको भी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का जो अभी हम जो मेंबर बना दिया गया है, एंड ये नॉन ऑफिशियल पैनल के पार्ट रहेंगे। एंड अकॉर्डिंगली ये जो हमारे देश में किस तरह से स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा सकता है और कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है, उस पर सरकार को जो थोड़ी सलाह भी देंगे। और पूरा एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप हो। एंड देन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिसकी हमने बात करी कौन हो सकते हैं। एंड बाकी जो ओवरऑल अगर इसको देखें तो काउंसिल विल बी चेयर्ड बाय मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है। हमें बहुत बार लगता है कि पीएम हमारे ही या फिर जो और कोई सिमिलर मिनिस्टर ही हमें लगता है कि टॉप कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वही लीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल बी द चेयरपर्सन। ऑलराइट दोस्तों, तो ये कुछ हमारे आज के सवाल थे। जो एक तो हमने देखा एनएसएसी की बात करी हमने, इंपॉर्टेंट है। एंड हमने अपने ये पहले प्री क्योर्स में भी कवर किया हुआ है, देख सकते हैं आप। रेरा की बात करी हमने, देन हमने एफएटीएफ पर आज फिर सवाल किया, यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में बहुत ऊपर चला जाता है। एंड देन हमने आईकॉर की बात करी, सुबह भी हमने कैपिटल फॉर्मेशन का 2 मिनट भी किया था। उसके पहले दोस्तों हमने आज बात की एक और बार पीएलआईएस स्कीम की। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज प्रीमिक्स इकोनॉमी के कुछ सवाल। मेहनत जारी रहे, मेहनत करते रहें। एंड प्रीलिम्स के लिए दोस्तों बताना बहुत ज़रूरी, हमारा क्रैश एंड हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बहुत सारा कंटेंट है, ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको पढ़िए। दिन में नंबर ऑफ आवर्स एक्स्ट्रा लगाइए, जल्दी खत्म कीजिए। उसमें स्टैटिक कंपोनेंट भी है, उसमें करंट कंपोनेंट भी है, टेस्ट सीरीज वाला भी मॉड्यूल अवेलेबल है। वेबसाइट है हमारी sleepyclasses.com, वहां जाकर आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।